A vector is given by its components ax यानी horizontal component is 2.5 and ay यानी vertical component is 7.5. What angle does vector make with the positive x-axis? एक सिंपल छोटे क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ग्राफ सबको पता है कि जी y एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax ये रहा, क्या वैल्यू है 2.5 और वर्टिकल कंपोनेंट ay ये रहा, ये ax आ गया, ये ay आ गया 7.5 और रिजल्टेंट जो होगा वो ये रहा और ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट 7.5, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2.5। सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 25 पॉइंट से पॉइंट हटा दें, 25 3 जा 75, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3। राइट आंसर इज ए। Vector r1 and r2 both are in xy plane. The magnitude of r1 3 centimeter, magnitude of r2 4 centimeter. Angle of r1 with positive x-axis is 30 degree and angle of r2 with positive x-axis is 90. Then the magnitude of cross product between r1 and r2. अब देखें डायग्राम, अगर हम देखें y एक्सिस x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। r1 की मैग्नीट्यूड है हमारे पास 3 और उसका एंगल है 30 डिग्री, यानी ये हमारे पास r1 हो गया 30 डिग्री। r1 की मैग्नीट्यूड 3 है। r2 हमारे पास y एक्सिस पे होगा क्योंकि एंगल 90 बना रहा है, ये r2 हो गया, ये एंगल पूरा 90 ले लेते हैं। तो अब आप एंगल बिटवीन द वेक्टर अगर देखें तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज ये 30, ये पूरा 90, तो ये जो होगा यहां से यहां तक 90 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड of the cross product r1 cross r2 equal to magnitude of r1 magnitude of r2 sin theta, theta angle between given vectors, यानी ये है थीटा हमारे पास। तो अब तो काम ही आसान हो गया, 3 into 4 into sin 60 डिग्री, 12 sin 60 रेडिकल 3 over 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 रेडिकल 3 यूनिट सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। डायरेक्शन राइट हैंड रूल के तहत फर्स्ट वेक्टर r1, सेकंड वेक्टर r2, फिंगर को शोज करेंगे तो थंब शो करेगा डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, यानी अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस तो ये क्या होगा z एक्सिस होगा। तो राइट आंसर इज बी। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव इज नोन एज, तो ये बेसिकली तौर पर डेफिनेशन है बीट्स की। बीट्स होती क्या है, if two sources of slightly different frequencies, अमूमन लोग तो सिर्फ यही कह देते हैं कि जी जो डिफरेंस ऑफ, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो F1 minus F2, that is called beat frequency।
ये बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो है क्या, इफ टू सोर्सेज ऑफ स्लाइटली डिफरेंस frequencies send waves simultaneously in the same region, then at each point there is a variation of intensity with time. In the case of sound waves, alternate loud and low sounds are heard. These variation in loudness are called beats. The time for each loud sound to the next loud sound is called 1 beat period, and the number of such repetition per second is called frequency beat या beat frequency. तो यहां पर भी ये कहा है कि पीरियोडिक यानी टाइम के हिसाब से राइज एंड फॉल इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज नोन एज, तो दिस इज कॉल्ड बीट. द राइट आंसर इज सी. The percentage of the original quantity of a radioactive material left after the 5 half lives is approximately. इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि जैसे हमने ये बना दिया कि जो टाइम होता है हमारे पास वो ये है, क्या रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास टाइम 0, इस वक्त 1 ले लेते हैं. ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथी दफा और ये 5वीं दफा. इसको हम यूं कर लेते हैं यहाँ पर कि जब पहला था 1, फिर जब फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई तो हाफ 0.5 1/2 भी कह सकते हैं, लेकिन परसेंटेज बनानी तो ये ज्यादा बेहतर. 1 का हाफ 0.5, फिर इसका हाफ करेंगे तो 0.25 हो गया. फिर इसका हाफ करेंगे तो 0.125 हो जाएगा. मजीद इसका अगर हाफ किया जाए तो ये, फिर इसका हाफ किया जाएगा तो 0.0625 हो जाएगा. फिर मजीद इसका हाफ करेंगे तो 0.03125 हो जाएगा. अब अगर मैं इसे परसेंटेज बनाऊं, 0.03125 इंटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दिस इज 3.125%. तो राइट आंसर इज बी. The inertial mass of a body and its gravitational mass of a body are, तो भाई मास तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है. इनर्शियल मास का वर्ड, इनर्शियल का वर्ड जब होता है जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इनिशियल फ्रेम में F इक्वल टू ma, तो उस वक्त हम मास को इनर्शियल मास कह सकते हैं. और ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम वेट इक्वल टू mg कह सकते हैं तो इसे हम ग्रेविटेशनल मास कह सकते हैं. है तो वही मास, तो सेम क्वांटिटी है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको वर्डिंग में फंसाया जा रहा है. तो राइट आंसर इज सी. एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबे. तो एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव तो होता है, ये आपने देखा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी असल में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो दो चीजों पर अप्लाई की जाती है और इस तरह से, जिसे पहले लिखा है वो बाद में चला जाएगा. ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया. डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ इस तरह से होता है, तो ये भी ओबे करता है एडिशन. एसोसिएटिव 3 पर अप्लाई होती है, जिसमें हम सीक्वेंस चेंज नहीं करते. अब अगर मैं पहले 2 ब्रैकेट में लगाऊंगा तो फिर बाद में 2 ब्रैकेट में लगाऊं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. तो इसका मतलब ये हुआ, राइट आंसर इज डी. What is the average power output of a 50 kilogram boy who climbed a 2-meter step ladder in 10 seconds? तो सिंपल पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. अब क्योंकि वो क्लेम कर रहा है लिहाजा यहाँ पर जो वर्क यूज होगा वो mgh ओवर टाइम t. तो डेटा अगर हम यूज करें तो मास गिवन है 50, जी की वैल्यू होती है 9.8,
हाइट है 2 डिवाइड बाय टाइम है 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 2 5 10 इंटू 9.8, दिस इज इक्वल टू 98 watt. The right answer is C. The airplane lift is based on, airplane lift बेस करती है बर्नौली और प्रिंसिपल पर फ्लो के हिसाब से। जो फॉर्मूला भी आपको याद है, P प्लस 1/2 रॉ V स्क्वायर प्लस रॉ GH इक्वल टू कांस्टेंट। फ्लूइड के जहां पर भी बात होगी वहां पर एयरप्लेन या जिसमें भी, उसमें बर्नौली इक्वेशन जो है वो फंडामेंटल है। तो राइट आंसर इज डी। द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेव बनती हैं तो देखें इस तरह से बनती है, ये ओरिजिन है और वेव की जो ट्रांसमिशन है तो ये है। और ये ग्राफ अगर आप गौर से देखें तो ये किसका ग्राफ है, कौन से फंक्शन का? मैथमेटिक्स वाले तो बिल्कुल जानते हैं कि ऐसा ग्राफ साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक वेव से जो वेव कंस्ट्रक्ट होती है उन्हें साइन वेव भी कहा जाता है। राइट आंसर इज ए। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को करता है और सेकंड लॉ जो होता है वो एनर्जी पर बेस करता है। तो राइट आंसर इज बी। हाँ, वॉट, वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। पावर क्या हो, तो पावर है क्या? वर्क डन पर यूनिट। तो पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, जिसकी यूनिट जो है वो वॉट होती है। अब वॉट को वर्क क्या हो गया? जूल और टाइम सेकेंड। अब फॉर्मूला याद होंगे सारा काम। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन में सेकंड। अब न्यूटन की बात करें तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है फिजिकल टू एम ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर पर सेकंड पहले से मौजूद। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड क्यूब। द राइट आंसर इज सी। द वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड, वो वेव जिनको प्रोपगेशन के लिए मटेरियल यानी मीडियम की जरूरत पड़े, ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स। और जिनको मीडियम की जरूरत ना पड़े उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेन ब्रांचेस तो यही हैं। तो वो वेव जो मीडियम के थ्रू प्रोपगेट होती हैं वो मैकेनिकल वेव है। फिर उसको हम बाइफ्रिकेट मजीद करते हैं तो हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की बात करते हैं जो मैकेनिकल वेव से निकलती हैं। बहरहाल, तो जिस क्वेश्चन की बात है और ये कि मीडियम के बगैर प्रोपेगेट नहीं हो सकती, मीडियम नेसेसरी है, तो डी इज द राइट आंसर। स्टार्स मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो, तो ये डॉपलर इफेक्ट है, साउंड में भी होता है और लाइट्स में भी होता है। तो अब अगर स्टार अवे जा रहा है डॉपलर इफेक्ट में तो रेड, हम कहते हैं रेड शिफ्ट। और अगर स्टार टूवर्ड्स द अर्थ आ रहा है यानी आप तो उसके हम ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ अवे की बात हो रही है तो अवे को रेड शिफ्ट कहेंगे, अगर वो टूवर्ड्स होता तो फिर ब्लू शिफ्ट होता। तो राइट आंसर इज ए। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर इज, इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट या हीट ट्रांसफर नहीं होते। और फिर यहाँ बात हो रही है आइडियल की, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस की इनफाइनाइट होगी, किसी सूरत भी करंट पास नहीं हो सकता। जैसे सुपर अगर कंडक्टर होता तो हम कहते कि जी रेजिस्टेंस 0 होती। यहाँ पर बात हो रही है इंसुलेटर की, यानी समझ सुपर इंसुलेटर, तो उसके लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। राइट आंसर इज ए। अ मोटरसाइक्लिस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ वेल ऑफ डेथ, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप हिम इन द सर्कुलर पाथ इज प्रोवाइडिंग बाय, तो ये किसकी होगी? सर्कुलर पाथ का वर्ड आ गया तो इसका मतलब अब सबको आसानी से समझ में आ रहा है कौन सी फोर्स होगी। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स
mv से, वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। द राइट आंसर इज ए। A boy goes to school at a speed of 1 meter per second and returns at a speed of 1.5 meter per second. What is the average speed of the boy? तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि एवरेज स्पीड पर, ये चीज देखें क्या चीज फिक्स है। गोस टू स्कूल एंड रिटर्न, तो क्या चीज सेम हो गई? डिस्टेंस सेम हो गया, ठीक है। और अगर वैसे हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी जितना जाने का डिस्टेंस है उतना ही आने का डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस को डी कर देते हैं। जाने की स्पीड है 1.1 मीटर पर सेकेंड, तो अगर मैं S1 कह दूं कि S1 मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड है, D1 मेरे पास D है, तो T1 निकल सकता है एस इज इक्वल टू VT होता है, तो T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन D1 अपॉन S1 यानी D। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन की अगर बात की जाए, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास S2 जो है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसको हम 3/2 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। और D2 जो है वो फिर D है, तो T2 अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा D2 ओवर S2, D2 तो D रहेगा, S2 3/2, दिस इज 2/3D। तो टोटल टाइम आ गया T1 प्लस T2, तो D प्लस 2/3D, एलसीएम ले लें तो 3D प्लस 2D, दिस इज इक्वल टू 5/3D। टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2, D प्लस D, ये 2D हो गया। तो एवरेज स्पीड is equal to total distance 2D, total time 5/3D। D से D कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पलटने के बाद 2 इंटू 3/5 यानी 6/5, एंड दिस इज इक्वल टू, डिवाइड करवा के देख लें, 5 1 जा 5, 1 कैरी पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 5 2 जा 10। The right answer is 1.2 meter per second. B is the right answer. Which property of a block of metal remains constant when the metal is heated? तो basic सी चीज है, mass remain constant. The right answer is C. The momentum of a photon of an electromagnetic radiation is 3.3 into 10 power minus 29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी मोमेंटम हमें गिवन किया गया है 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 29। ठीक है, यूनिट यहाँ लिखी हुई है, इसको लिखने की फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं अभी। एच हमें पता है, सी पता है, ये सारी चीजें पता है, हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी। तो याद है मास एनर्जी इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो है E इज इक्वल टू mc², और मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिखूं, और ये जो mc है ये हमारे पास p के बराबर होता है, तो लिहाजा हमारे पास जो एनर्जी बनेगी E इज इक्वल टू PC। और हम ये भी जानते हैं
कि E इज इक्वल टू एच एफ भी होता है, तो दोनों को कंपेयर कर लें तो पी सी इज इक्वल टू एच एफ, तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी पी सी डिवाइडेड बाय एच। तो फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी है वैल्यू यूज करें, F इक्वल टू पी 3.3 इंटू 10⁻⁻29, C 3 times 10⁻8 divided by 6.6 into 10⁻34, 3.3 यानी 33 कह लें, 6.6 ये इसका ट्वाइस हो गया, तो ये 1 और ये 2, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास F इक्वल टू ऊपर 3 नीचे 2 इंटू 10⁻⁻29, ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो +8, ये डिवाइड है -34 ऊपर आके +34, तो F इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻29 +42, तो F इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻13 hertz. The right answer is D. 1 atomic mass unit is equal to, बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है, 1 atomic mass unit A1 AMU equal to 1 by 12 of the mass of one atom of carbon isotope 6C612. The right answer is C. The wave used for communication through artificial satellites, और तो ऐसा जब भी आ जाए communication through the artificial satellite तो आंसर होगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव बेसिकली तौर पर जो है उनका स्मॉलर वेवलेंथ होता है, यानी रेडियो वेव से भी स्मॉलर होता है। रेडियो वेव्स आपने पढ़ी है, AM और FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो माइक्रोवेव्स जो वेव्स होती हैं उनका वेवलेंथ रेडियो वेव से भी कम होता है। माइक्रोवेव हैव द स्मॉलर spread and are therefore better situated to beam signal in a particular direction. And microwaves have to completely recognize the long distance communication with the help of artificial जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह की वजह से यूज किया जाता है और एक जगह से। तो राइट आंसर इज ए। लॉरेंस फोर्स, तो ये जो आप पढ़ ही चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस, इसको आपने टुकड़ों में जरूर पढ़ा होगा, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तो इसका ये वाला पार्ट पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ई क्यू वाला, और जब आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ी होगी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इंटू वी क्रॉस बी। तो लॉरेंस फोर्स बेसिकली तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसको मैं mg कह देता हूँ, के इक्वल होती है। अब इसके टुकड़े भी हो जाते हैं, जैसे अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो उसमें वेलोसिटी 0 होगी तो सिर्फ ये हो जाता है, और मूविंग बॉडी में ये यूज नहीं होता तो फिर ये वाला यूज होता है, तो ये है। तो बेसिक तौर पर राइट आंसर इज ए। हाउ मच हीट इज डेवलप्ड इन अ 210 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 minutes। और मैकेनिकल स्टूडेंट्स ये पता ही है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो पावर हमें गिवन है 210 watt, टाइम 5 minutes, कन्वर्ट कर दो सेकंड में तो 300 सेकंड। तो अगर मैं इस डेटा को यूज करूं और वर्क डन निकाल लूं तो वर्क डन जो होगा वो पावर इनटू टाइम, तो वर्क इक्वल टू
210 इंटू 300, ये आ गया जूल में। कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो वर्क इक्वल टू या हीट इक्वल टू 210 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 4.2, ये बन गया कैलोरी। पॉइंट हटाते हैं, यहाँ एक जीरो आ जाता है, तो 210 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 42 कैलोरी। 21 बनता, 21 टू ज़ा, और 2 से फिर इसे क्या सिंप्लीफाई मजीद करें तो ये 5 आ गया। तो वर्क इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3000 कैलोरी, दिस इज इक्वल टू 15,000 कैलोरी। The right answer is B. The first operation involved in a Carnot cycle is, तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। ये याद है जब कार्नोट साइकिल आपने पढ़ा था, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो राइट आंसर इज ए। Redshifts is an illustration of Doppler effect। तो लाइट्स में और साउंड में दोनों में यूज होता है। लाइट्स में होगा तो रेड शिफ्ट, और ब्लू शिफ्ट जो है ये डॉपलर इफेक्ट है। रेड शिफ्ट का होता है जब स्टार अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर जा रहे होंगे तो ऐसी सूरत में रेड शिफ्ट होगा, और टूवर्ड द अर्थ होंगे तो ब्लू शिफ्ट होगा। तो सी इज द राइट। कलर ऑफ द स्काई इज अ ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, रेले की स्कैटरिंग थी। रेले की स्कैटरिंग ने, क्योंकि तकरीबन वेवलेंथ सेम होता है और द फोर्थ पावर होती है, तो स्कैटरिंग पावर जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, लिहाजा पावर उसकी ज्यादा होगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू ये बात, दिस इज द राइट आंसर, ए।